तो इसी कड़ी में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन पर। क्योंकि आज अगर मैं किसी भी समस्या की बात करूं, चाहे मैं बहन बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण की बात करूं, या राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं है उसकी बात करूं, या समान वेतन की बात करूं, या पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर जो अधिकार मिलना चाहिए उसकी बात करूं, या जिस तरह से मणिपुर जैसी विभत्स घटना हुई उसकी बात करूं, या हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का प्रकरण हुआ उसकी बात करूं, या अभी वर्तमान में पिछले दिनों जिस तरह से कंझावला कांड हुआ उसकी बात करूं, ये सारी चीजें आखिर आ कहां से रही हैं? कभी हमने सोचा? क्योंकि मेरी बहनों, ये कहीं ना कहीं ये उस संस्कृति की देन है जो आपके दिमाग पर ताला लगाकर बैठी बात अपने घर से करनी पड़ेगी। क्योंकि घर में कहीं ना कहीं हम दोहरा मापदंड लेकर चलते हैं। जब हमारे घर में एक बेटा पैदा होता है तो ढोल लंगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम हवन कीर्तन कराते हैं, यहाँ तक कि माता की चौकी लगाते हैं और हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं हम कर डाल देते हैं। और कम से कम हम 50-60 हज़ार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक उस पर बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ किस लिए कि घर में बेटा प्राप्त हुआ है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि एक बेटी का जन्म होता है तो घर में मातम सा छा जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? और इस तरह की जो बातें चलती है समाज में वो सबसे पहले हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही करते ना, अरे बेटी पैदा हो गई, मतलब बेटी पैदा क्या हो गई, आफत पैदा हो गई, मतलब पैदा हुई है और आप जैसे ही बेटी पैदा हुई मतलब उसके शादी विवाह तक को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं। आपने उसको पाला पोसा नहीं, आपने उसको स्कूल नहीं भेजा, आपने उसकी नौकरी नहीं लगाई, बल्कि आप क्या सोचने लगे कि अरे कर्जा सर पे आ गया है। यही है ना कि कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। के तौर पर हम भाषणों में भी सुन लेते हैं, टीवी पर भी देख लेते हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में पहला ही जो अधिकार है, बाबा साहब ने आपको समानता का अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया? और वो समानता का अधिकार क्यों दिया? क्योंकि आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझ सको, अपने आप को हीन ना समझ सको। जब जब आप समाज में निकले, जब जब आप किसी भी काम को करें तो आपके मन में ये विचार आए कि मैं भी पुरुषों के बराबर हूं, जितना काम पुरुष कर सकता है मैं भी उतना ही काम कर सकती हूँ, बल्कि उससे बढ़कर ड्यूटी बन जाती है कि वह किस तरह से परिवर्तन लाएंगी। तो मेरी बहनों, सांस्कृतिक परिवर्तन में सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो है प्रतीकों का परिवर्तन। आजकल एक फैशन बन गया है, ये सभी की बात करूं, चाहे कोई अम्बेडकरवादी हो या बौद्धिस्ट हो या कोई भी हो, हमने अपने घर से देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें निकालकर किसकी रख ली? बाबा साहब की, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, या तमाम उन महान पुरुषों की जो हमारे अपने समाज से आते हैं। ऐसा किया है ना? लेकिन ईमानदारी से बताइए कि हमने सिर्फ मूर्तियों का तो परिवर्तन किया, तस्वीरों का तो परिवर्तन किया, लेकिन क्या हमने सही रूप से विचारों का परिवर्तन किया? सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए देश में पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशायी करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई जी को नमन करते हुए और इस देश में बाबा साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की महिलाओं के लिए एक संघर्ष भरा जीवन देने वाली माता रमाबाई जी को नमन करते हुए और एक क्रांति की ज्वाला जगाने वाली फूलन देवी जी को नमन करते हुए और आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही महिला अंबेडकर जन संघर्ष समिति का मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो मनाने का सोचा और खासकर महिलाओं के लिए जो सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा, तो आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और मंगल कामनाएं देती हूँ। आज अगर आज़ादी के 77 साल बाद भी हम
हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहे हैं, या महिलाओं को हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आज महिलाएं आज़ाद नहीं हैं? बताइए मुझे। क्योंकि देखिए, मैं भाषण नहीं करूंगी, भाषण आए दिन चलता रहता है, क्योंकि जब हम आपके बीच में आए तो मैं चाहती हूँ विचारों का आदान प्रदान हो। जब आपके बीच में से बातें निकलकर आएंगी, जो समस्याएं निकलकर आएंगी, तो उन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, और जब समस्याओं पर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे, और जब समाधान ढूंढेंगे तो हम अपने परिवार को, अपने आप को, इस देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आज बताइए, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या इस महिलाओं का सम्मान है? किस तरह से कह रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आप समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, और खासकर इस दिन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं या तमाम राज्यों की सरकारें की बात करूं, तमाम सरकारों ने बहुत बड़े बड़े मंच लगाए, महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया। उनको किसी ने शॉल दिया, किसी ने पुष्पमालाएं पहनाई, किसी ने मोमेंटो देकर उनको एक दिन नारी सम्मान देकर अपना कार्यक्रम खत्म कर दिया। सरकारें लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मेरे भारत देश की स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो बेटियां बच रही हैं और ना ही बेटियां पढ़ रही हैं। क्योंकि बेटियां जब बच नहीं रही हैं तो पढ़ेंगी कहां? तो ये कैसा सम्मान है? क्या सिर्फ महिला जाति एक दिन के सम्मान की भूखी है? क्या सिर्फ हमें एक दिन सम्मान चाहिए? जब हमारी आबादी इस देश में 50% है, तो मेरा मानना है कि हमारा जब सम्मान करना है तो सही रूप से हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी 50% होनी चाहिए। अगर 50% हमारी भागीदारी होती है तो मैं सही मायने में कह सकती हूं कि हाँ, आज की वर्तमान सरकारें हमारा सम्मान कर रही हैं, वो सही रूप में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये है कि जब सरकारें हमारा सम्मान नहीं कर रही, तो क्या हम उस सम्मान को सुरक्षित रख पा रहे हैं? रख पा रहे हैं? अभी जिस तरह से मान्यवर जी ने कहा कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं हम दोहरा मापदंड लेकर चलते हैं। जब हमारे घर में एक बेटा पैदा होता है तो ढोल लंगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम हवन कीर्तन कराते हैं, यहाँ तक कि माता की चौकी लगाते हैं, और हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं हम कर डाल देते हैं, और कम से कम हम 50-60 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक उस पर बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ किस लिए कि घर में बेटा प्राप्त हुआ है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि एक बेटी का जन्म होता है तो घर में मातम सा छा जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता? और इस तरह की जो बातें चलती है समाज में, वो सबसे पहले हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही करते ना, अरे बेटी पैदा हो गई, मतलब बेटी पैदा क्या हो गई? आफत पैदा हो गई। मतलब पैदा हुई है और आप जैसे ही बेटी पैदा हुई, मतलब उसके शादी विवाह तक को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं। आपने उसको पाला पोसा नहीं, आपने उसको स्कूल नहीं भेजा, आपने उसकी नौकरी नहीं लगाई, बल्कि आप क्या सोचने लगे कि अरे कर्जा सर पे आ गया है। यही है ना कि कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और फिर एक दूसरी बात देखिए, चलिए बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो अच्छी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो बेटियों को जन्म लेने पर खुश होते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम समाज में देख रहे हैं कि बेटी जैसे ही 18-20 साल की होती है तो एक विचार मन में चलने लगता है कि बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर दो। और हम क्या करते हैं, जब से पैदा हुई और विवाह तक, कम से कम आज अगर हम नॉर्मल भी शादी की बात करें तो हम कितना पैसा एक विवाह पर खर्च कर देते हैं? 5 लाख। ये बड़ा नॉर्मल बता रही हूं मैं। आज जो साधारण शादी होती है उसमें भी 4-5 लाख रुपए हम खर्च कर देते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि जब आप अपनी बेटी को शिक्षित कराने के लिए, उसको आगे की शिक्षा दिलाने के लिए सोचते हैं, क्या कभी आपके मन में ख्याल आता है कि जो 5 लाख रुपए हम उसके विवाह पर खर्च करेंगे, वो पैसा उसके विवाह पर खर्च ना कर बल्कि उसकी शिक्षा पर लगा दें? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। और कई बार जब बिटिया जिद भी करती है कि मुझे पढ़ा दीजिए, मेरा सपना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ,
तो हम माएँ खुद कहते हैं अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी, अगले घर ही तो जाना है, चूल्हा चौका करना है। इस तरह की सोच आज भी 77 साल के बाद जब भारत आजाद है, आज भी इस तरह की सोच हमारी है। तो ये सोच कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये सारी की सारी सोच हमारे मन से उत्पन्न हो रही है, हमारे आसपास में जो परिवेश है उससे उत्पन्न हो रही है, हमारे घर में जो चर्चाएं चल रही है उससे उत्पन्न हो रही है। मैं आप सबको बता दूं मेरी माताओं बहनों, जो पैसा आप अपने बच्चों की खासकर लड़कियों के विवाह के लिए जोड़ते हैं, अगर वो पैसा आप उसके विवाह पर खर्च ना कर कर बल्कि आप उसकी शिक्षा पर खर्च करोगे तो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेगी, और जब एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेगी तो स्वाभाविक सी बात है एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों की लाइनें आपके द्वार पर लग जाएंगी ना। और फिर उसका विवाह कहाँ होगा? एक पढ़े लिखे अच्छे घर में होगा। और जब आपकी बेटी एक अच्छे घर में जाएगी, एक पढ़े लिखे घर में जाएगी और नौकरी के साथ जाएगी, तो बताइए क्या वहां पर उसका मान सम्मान होगा ना, या उसका अपमान होगा? उसका मान सम्मान होगा, उसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके परिवार की भी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सभी कहेंगे पढ़ी लिखी बहू आई है, नौकरी लगी आई है। और जब पढ़ी लिखी होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अगर सही रूप से आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं या आज के इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो, क्योंकि जब तक हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, क्योंकि पारिवारिक चीजें हैं, हम घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं। हमारी बेटी 10-12 साल की नहीं हुई, हमने उससे काम कराना शुरू कर दिया, करते हैं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा बेटा चाहे वो 20 साल का भी हो जाए, हम उससे कभी ये नहीं कहते बेटा एक गिलास पानी ला के दे दे, लेकिन घर के सारे काम का भार हम अपनी बेटियों पर डाल देते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये समानता है? नहीं है ना। अब आप खुद देखिए कि आपकी बेटी के साथ में भेदभाव कौन कर रहा है? क्या वो पिता कर रहा है जो पुरुष है, या वो माँ कर रही है जो एक नारी है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए ना। माँ कर रही है ना, और माँ कौन है? एक महिला है। और आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो क्या सही रूप में आज हम महिला दिवस को सार्थक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहती हूँ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इन बातों को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमें उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई वो पढ़ी लिखी हैं, सरकारी पद पर हैं, इसलिए मना रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उसकी शुरुआत खुद से करें? अभी जिस तरह से भाई जी कह रहे थे कि हमें अपने घर के लिए बहू कैसी चाहिए, बड़ी संस्कारी चाहिए, साड़ी पहन कर रहे, घूंघट कर कर रहे, सबका मान सम्मान करे, ऊंची आवाज में किसी से बात ना करे, किसी से हंसकर ना बोले। लेकिन जब अपनी बेटी की शादी करते तो बेटी की शादी के लिए हमारे मापदंड क्या होते हैं कि हमारी बेटी अच्छे से घर में जाए, वहां पर पैंट शर्ट पहन कर रहे, बड़े खुले विचारों की रहे, वो किसी से घूंघट ना करे। ऐसा होता है ना? सच बताइए आप, होता है ना ऐसा? अब क्या बताइए, क्या हम नारी का सम्मान कर रहे हैं? नारी होकर कर रहे हैं? हमारे अपनी बेटी के लिए तो कुछ मापदंड और दूसरों की बेटी के लिए दूसरे मापदंड। क्या ये समानता है? अगर सही रूप में आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन है उसको सार्थक करना है तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम सही काम कर रहे हैं, हम समाज की महिलाओं को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो चाहे सामने वाला हमारा कितना ही विरोध करे, हमें रुकना नहीं है। जब आप किसी की बेटी को शादी करके अपने घर में ला रहे हो तो तमाम वो चीजें, तमाम वो विचार उसके लिए भी उत्पन्न करो जो आप अपनी बेटी के लिए उत्पन्न कर रहे हो, जैसा आप अपनी बेटी के लिए चाहते हो। अब हम समाज में देखते हैं बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, बहुत तरह की संस्कृतियां चली हुई हैं। जब एक बेटी की शादी होती है, उससे पहले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं समाज में आज भी हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी जो घूंघट जैसी प्रथाएं हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में आज भी बहुएं घूंघट करती हैं, वो खुद घूंघट करती हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। देखिए कितना बड़ा रेशो है, आप देख रहे हैं। अब एक सवाल है मेरा आपसे, आप घूंघट किस लिए करती हैं?
किस लिए करती हैं? क्योंकि आप महिलाएं घूंघट कर रही है, तो सवाल भी मेरा आप ही से होगा, किस लिए घूंघट करती हैं आप? बताए, कोई तो बताए मुझे। उनका ससुराल है, जेठ से करती हैं, ससुर से करती हैं, और ससुराल है इसलिए करती हैं। यही बात है ना। अब एक चीज बताइए कि जब आपका बेटा वो अपनी ससुराल जाता है तो वहां पर उसके भी ससुर हैं, ससुर है ना। अगर उसका साला बड़ा है तो एक तरह से हम वो जेठ के तौर पे देख सकते हैं उसको। भाई जब वो अपनी ससुराल गया है, वहां पर उसके भी सास ससुर हैं या रिश्ते में बड़े लोग हैं, तो क्या कभी आपने देखा है वो बेटा घूंघट करके जाता हो? कभी देखा है आपने? लेकिन लोगों ने कहा और हमने मान लिया, और ये महिलाएं कहती है कि बेटी है, बड़ी हो गई है, शादी हो गई है और ससुराल चली गई, और ससुराल में जेठ है, ससुर है, इसलिए उसको घूंघट करना पड़ता है। और घूंघट किसका प्रतीक है? देखिए, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बात रखूंगी, वरना मैं बात यहीं खत्म कर दूंगी। आप अपनी बातें कर लो या फिर मुझे सुन लो, क्योंकि मैं अपना बहुत ही काम छोड़ के आई हूं, मैं आपको बता दूं। और जब मैं आपके बीच में आई हूं, कुछ चर्चा करने के लिए आई हूं, क्योंकि देखिए चर्चाएं रोज होती है, लेकिन उस पर जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं करते। आपके सामने तमाम घटनाएं घटती हैं, आप घटनाओं को देखते हैं और थोड़ी देर के बाद में टीवी घर पे चलाया, कोई डांस आया, कोई हंसी मजाक का सीरियल आया, उस गंभीर घटना को आप 2 मिनट में भूल जाते हो ना। तो इसीलिए मैं चर्चा करने आई हूं, और इस चर्चा में आप सभी मेरे साथ में जुड़े, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है मेरा यहाँ पर आने का। मैंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, आपने 10-20 बार तालियां बजा दी और मैं यहाँ से चली गई। बताइए, कोई फायदा हुआ उसका? फायदा हुआ उसका? फायदा कब होगा? जब आप, अगर मैंने 50 बातें यहाँ पर कही हैं और आप उन 50 बातों में से, मैं ये नहीं कहती कि 50 के 50, अगर आप 10 बातें भी अपने जीवन में उतार लेती हैं, उन पर विचार करती हैं और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में सुधार करती हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा आना यहाँ पर सफल है। और आप भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो 3-4 घंटे लगाए हैं, आप काम धाम छोड़कर बैठे हो, बच्चों को छोड़कर बैठे हो, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लेने के लिए बैठे होंगे, इसीलिए बैठे हैं ना, या सिर्फ खाली टाइम पास करने आए हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात कर रही थी घूंघट की। अब घूंघट को जिस तरह से मेरी बहन ने कहा कि इज्जत का प्रतीक है, ऐसे ही बोलती है ना बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, सास है घर में या जेठानी है, अगर महिलाएं घूंघट नहीं करती उनकी बहू है, तो क्या कहती है? अरे किसी की इज्जत नहीं करती, ऐसे ही कहती है ना। जब इज्जत की बात है और घूंघट करने से इज्जत होती है, तो मेरा मानना है कि आप अपने बेटे को भी घूंघट करा दो, इज्जत डबल हो जाएगी। भाई बात इज्जत की है ना, क्योंकि जब बहू के घूंघट करने से इज्जत बढ़ रही है और अच्छी बात है कि इज्जत बढ़ रही है, तो बेटे को भी घूंघट कराओ, इज्जत डबल हो जाएगी। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे? और अभी हम कह रहे थे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, कह रहे थे ना। क्या बाबा साहब ने कभी भेदभाव करने के लिए कहा आपसे? कहा? मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर हम भाषणों में भी सुन लेते हैं, टीवी पर भी देख लेते हैं, कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में पहला ही जो अधिकार है, बाबा साहब ने आपको समानता का अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया? और वो समानता का अधिकार क्यों दिया? क्योंकि आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझ सको, अपने आप को हीन ना समझ सको। जब जब आप समाज में निकले, जब जब आप किसी भी काम को करें, तो आपके मन में यह विचार आए कि मैं भी पुरुषों के बराबर हूं, जितना काम पुरुष कर सकता है मैं भी उतना ही काम कर सकती हूं, बल्कि उससे बढ़कर कर सकती हूं। लेकिन क्या अभी हम ऐसा सोचते हैं? सोचते हैं ऐसा? आज का अभी मैंने जिक्र किया, सबसे पहले जब लड़की को देखने जाता है तो कौन जाता है? ससुर जाता है। और कौन जाता है? जेठ जाता है। और कौन जाता है? देवर जाता है। मतलब जो रिश्ते में बड़े हैं वो जाते हैं ना। अब वो उस लड़की को खूब चला फिला कर देखते हैं, उठा कर देखते हैं, सर पे अगर कपड़ा है तो उस कपड़े को भी हटवा देते हैं कि लड़की कहीं गंजी ना हो। ऐसा होता है ना कि बेटा एक बार कपड़ा तो उतार के दिखा ना,
वो देखने गए, ससुर गए, जेठ गए, और भी घर में जो बड़े थे रिश्ते में वो गए। फिर उसके बाद हम रोका करने जाते हैं ना, आजकल फैशन बन गया है, तब भी वो सारे जाते हैं साथ में। फिर उसके बाद में देखिए, जब बारात लेकर जाते तो कम से कम 300-400 लोगों को साथ लेकर जाते हैं, और एक बड़ा सा मंच लगा होता है, वहां पर आपका बेटा चढ़ता है और आपकी पुत्र वधू भी वहां पर बैठी होती है, और उसका पूरा का पूरा चेहरा खुला होता है ना। तब वो 400-500 लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या वो समाज के हैं, कोई भी XYZ, तब वो उस महिला का चेहरा दिखाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, आजकल फैशन है कि लड़की के घर आने पर जब बारात वापस आती है तो अगले दिन हम एक रिसेप्शन पार्टी देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर अपनी बहू को सजा धजा कर मंच पर बैठाते हैं, और फिर तमाम हमारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले के और भी दूर दूर के हमारे जानकार लोग आते हैं, फिर वो आपकी बहू का चेहरा देख लेते हैं। अब एक बात सोचिए कि जब आप उसको देखने गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब उसका रोका करने गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब 400-500 लोगों की बारात लेकर गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब घर ले आए, रिसेप्शन किया, तब उसका चेहरा देख लिया। अब इज्जत वाली ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप अपने घर की बहू का 2 फुट का घूंघट निकलवा देते हैं? क्यों? क्या डर है? कोई डर है? फिर उसका घूंघट क्यों? नहीं, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद तो ससुराल में आई है ना, उसके बाद तो ससुराल में आ गई है ना वो। मैं बात कर रही हूँ ससुराल में घूंघट करने की। लेकिन हम कभी भी इस दिशा में जाकर नहीं सोचते और कभी सवाल भी खड़ा नहीं करते। अब चेहरा कौन छुपाता है? जिसने कोई गलत काम किया चेहरा वही तो छुपाता है ना। या किसी की शक्ल बहुत बुरी हो वो छुपाएगा, या किसी ने कोई क्राइम कर दिया हो, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। आपने देखा होगा जो चोर डकैत होते हैं उनके सर पर रुमाल बांध दिया जाता है, मतलब चेहरे पर। इसलिए किया जाता है ना कि उन्होंने गलत काम किया है। अब आप खुद बताएं कि आपने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि आप इतनी सुंदर होते हुए भी चेहरा ढक लेती हैं? बताइए मुझे। यहाँ पर सासें कितनी बैठी हैं जिनके घर में बहुएं हैं? बैठी हैं, कई बैठी हैं, हाथ नहीं उठा रही हैं। अच्छा भाई, आपस में बात मत कीजिए, मेरे जाने के बाद खूब बात कर लेना। और मुझे पता आप ये भी कहोगे कि आई थी, लंबा चौड़ा भाषण देके चली गई। ये तो कर सकती है पर हम नहीं करवाएंगे। नहीं होता है अक्सर, क्योंकि जब मैं देश के अलग अलग कोने में जाती हूँ, चाहे मैं राजस्थान जाऊँ, पंजाब जाऊँ, हरियाणा जाऊँ, तो वहाँ की महिलाएं शिकायत करती हैं कि बहन जी आपके सामने तो सारे पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए कि आज के बाद हम अपने घर की बहुओं से घूंघट नहीं कराएंगे। और सास भी खड़े कर लेती हैं कि आज के बाद हम अपनी बहुओं के घूंघट नहीं कराएंगे। लेकिन बहन जी जैसे ही आप चली जाती हो तो क्या कहती हैं? अरे आई थी बड़ी पढ़ी लिखी, भाषण देकर चली गई। ये मैं वास्तविक सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन मनन करते हैं और इन चीजों के फायदे और नुकसान देखते हैं, वो परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो मेरी बहनों, कम से कम ये घूंघट जैसी प्रथा, आज आपको 77 साल आजाद हुए हो गए हैं, संविधान में आपके पास में तमाम हक अधिकार, आप इतनी सुंदर सुंदर हो, तो ये चेहरा क्यों ढकती हो? और चेहरा ढकने का नुकसान बता दूं मैं आपको एक बहुत बड़ा, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर चेहरा ढककर बैठी हैं, मेरे जीवन साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करिए आज आप यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने आपका चेहरा देख लिया और भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना घट जाए आपके साथ में, तो ये देखेंगे कि भाई हम वहां पर गए थे और ये महिला वहां से है, तो कम से कम वो आपको बचा लेंगे ना, बचाएंगे ना। या आपके भी आस पड़ोस का कोई व्यक्ति होगा, आपके परिवार का रिश्तेदार होगा, तो वो भी आपको बचाएगा। लेकिन जब किसी ने आपकी शक्ल नहीं देखी, आपका बलात्कार रोड पे हो रहा है, वहां से हमारे परिवार के लोग भी गुजर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के भी गुजर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के भी गुजर रहे हैं, क्या कोई आपको बचाने आएगा? आएगा? बताइए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। यही है ना, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है, उसने आपको देखा ही नहीं है। और जब आपने उसने देखा ही नहीं है आपको, तो वो कैसे आपको बचाएगा? लेकिन अगर उसने आपका चेहरा देखा होगा तो वो तुरंत वहां पर आपकी रक्षा करेगा कि अरे ये तो मेरे पड़ोस की बहू है,
ये तो फलाने की बहू है, बचाएगा नहीं बचाएगा। तो मेरी बहनों और यहाँ पर जितनी मेरी सासू माएँ बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आज के बाद अपने घर की बहुओं के घूंघट मत करवाना। अगर सही रूप में आप नारी का सम्मान करती हैं, क्योंकि एक कहावत मैं सुनती हूँ कि महिला की दुश्मन महिला, सुनते हो ना आप भी, इस कहावत को आप बिल्कुल बदल दीजिए। अगर सही रूप में कोई महिला का सम्मान कर सकता है ना, तो वो महिला ही कर सकती है, मैं गारंटी से कह रही हूँ। लेकिन इसमें पहल हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद आगे बढ़कर आना पड़ेगा। अगर आपसे समाज में कोई भी कहे कि अरे आपके घर की बहू है, घूंघट नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको समझाने की। बहू मेरी और मैं उसको ऐसे संस्कार दूंगी कि वो बिना घूंघट के भी समाज के लोगों की, परिवार के लोगों की इज्जत करेगी। अब मैं इतना लंबा घूंघट निकाल लूं और उसमें से अच्छी अच्छी गालियां देती रहूं, तो बताइए क्या फायदा उस घूंघट का। और मैं घूंघट ना करूं और मैं अपने सास ससुर की सेवा करूं, पड़ोस का कोई व्यक्ति आ जाए या रिश्तेदार मेरे घर पे आए, मैं तुरंत उसके लिए पानी लेकर आऊं, चाय बनाऊं, उसका सम्मान सत्कार करूं, उसके पैर छूं, तो बताइए ये सम्मान है या घूंघट निकालकर मैं उसको अच्छी अच्छी गालियां देती रहूं। आप खुद विचार करिए, क्या आपको घूंघट में गालियां बकने वाली बहू चाहिए या फिर वो बहुएं चाहिए जो बिल्कुल स्वतंत्र है, खुले विचारों के रहें और आपका मान सम्मान सत्कार करें। आप खुद सोचिए, क्योंकि बातें सुनने में भी बड़ी साधारण लग रही होंगी, लेकिन इन बातों का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं कह रही हूं ना, हमारे दोहरे मापदंड होते हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ और अपनी बहू के लिए कुछ और। जिस दिन आपने अपनी बहू को अपनी बेटी समझ लिया ना, मैं कहती हूँ जो सास बहू की लड़ाई होती है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब हमारी बेटी से 10 गलती होती है और हम उसकी 10 गलतियों को माफ करते हैं, तो हमें इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि जब बहू से अगर 1 गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, तो उसको बेटी की गलती समझकर उसको माफ कर दें। और मैं बहुओं से भी कहूंगी, क्योंकि आजादी मिली है तो उसका भी आपको नाजायज फायदा नहीं उठाना है। बात दोनों तरफा है। अगर आप अपनी सास को सास ना समझकर माँ समझेंगी, तो वो भी आपको बेटी की तरह प्यार देगी, दुलार देगी, आपका मन सम्मान करेगी, और जितनी चाहत वो अपनी बेटी के लिए रखती है, उतनी चाहत वो आपके लिए भी रखी है। अब आप खुद सोच लीजिए आपको किस तरह से रहना है, क्योंकि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक बार हाथ खड़े करना, सारी महिलाएं, दोनों हाथ खड़े कर लो। वेरी गुड। एक बार पुरुष साथियों से चाहूंगी, एक बार इनको देख लीजिए, महिलाओं को हाथ ऊपर कर लीजिए, मैंने क्यों खड़े करवाए हैं। गुड, नीचे कर लीजिए। अब एक बार मेरे पीछे कुछ पुरुष साथी बैठे हैं, वो हाथ ऊपर करें दोनों। एक बार पीछे देख लीजिए आप मुड़ के। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। अब आपको समझ आया कि मैंने ये हाथ क्यों खड़े करवाए? किसी को समझ आया? आप में से महिला और पुरुष बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये हाथ इसलिए नहीं खड़े करवाए, बल्कि मैंने ये हाथ आपके इसलिए खड़े करवाए कि जब महिलाओं ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े किए, तो सबके हाथों में, किसी के हाथ में 9 चूड़ियां हैं, किसी के में 10 है, किसी के में 12 हैं। एक गाना भी सुनते हैं ना, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। लेकिन जब पुरुष साथियों ने हाथ खड़े किए, उनके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है। अब बचपन में हमें एक मुहावरा पढ़ाया जाता था, बचपन में हमें एक मुहावरा पढ़ाया जाता था, और जिस मुहावरे का प्रयोग आज भी मेरी बहनें बड़े स्तर पर करती हैं। और किस तरह से करती हैं कि जब आपके आस पड़ोस में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपके पुरुष उस झगड़े को शांत कराने के लिए चुपचाप घर में आकर बैठ जाते हैं, तो ये महिलाएं क्या टोंट करती हैं उस पे? अरे जाओ घर में बैठ जाओ, चूड़ियां पहनकर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो चूड़ियां किसका प्रतीक हुई? कायरता का। ताली बजा दीजिए इनके लिए। अब मैं ये मान लूं आप कायर हो, नहीं आप खुद बताओ। मेरे पुरुष साथी बैठे, किसी ने एक भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्योंकि वो मानते हैं हम कायर नहीं हैं। समझ रहे हो? और हम चूड़ियों को किससे जोड़ के देखते हैं? सुहाग से। किससे जोड़ के देखते हैं? सुहाग से, कि सुहाग की निशानी है। अब पुरुष ऐसा क्या पहनता है जिसको हम ये कहें कि उसके सुहाग की निशानी है? नहीं, कभी हम सोचते हैं
भाई जब समाज में शादी हो रही है एक लड़के की और एक लड़की की, इन दोनों की शादी होती है ना, लेकिन परिवर्तन देखिए आप, एक लड़की को सर से लेकर अगर मैं पांव तक बात करूं, उसको पूरा का पूरा साजो सिंगार और ऐसे आभूषणों में ला दिया जाता है जिससे कि दूर से ही देखते पता चल जाए कि वो लड़की शादीशुदा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, उंगलियां होती है उसमें क्या डाल देते हैं हम, बिछुए डाल देते हैं, पैरों में पाजेब डाल देते हैं, हाथों में चूड़ियां पहना देते हैं, गले में मंगलसूत्र डाल देते हैं, माथे पे बिंदी लगा देते हैं और मांग में सिंदूर भर देते हैं। क्या कभी पुरुष के साथ ऐसा हुआ है जिससे कि दूर से यह पता चले कि भाई वो शादीशुदा है? तो क्या यह समानता है? भाई जब शादी दोनों की हो रही है तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना पुरुष में भी, या क्या सारा का सारा परिवर्तन महिलाएं करेंगी? हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए, अगर वो आपकी नहीं उतरवा दे तो। देखिए ना तो मैं घूंघट की पक्षधर हूं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और ना ही 16 श्रृंगार की पक्षधर हूं, क्योंकि देखिए मेरी बहनों, चाहे चूड़ी आप सोने की पहन रहे हो वो बेड़ियां ही है, चाहे पजेब आप सोने की पहन रहे हो वो गुलामी की बेड़ियां ही है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर आपको जिस दिन एहसास हो जाएगा कि ये सारी चीजें हमारी गुलामी का प्रतीक है तो आप इसको एक झटके में तोड़ दोगे, और इसे कभी भी 16 श्रृंगार का प्रतीक मत सोचो। अगर 16 श्रृंगार का प्रतीक इसे सोच रहे हो, यहाँ पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बोध हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए देखिए 10-12 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब बौद्ध धर्म हमेशा समानता की बात करता है ना। अब आप बताइए, जो ये चूड़ियां हैं, मांग में सिंदूर है या गले में मंगलसूत्र है, क्या ये समानता का प्रतीक है? और मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में क्रांति करनी है, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है या फिर सामाजिक है, जब तक आप किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से नहीं समझोगे ना, तब तक आप क्रांति नहीं कर पाओगे। हमारे बीच में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी बैठ रहे हैं, लगातार पिछले 1-1.5 साल से सांस्कृतिक परिवर्तन पर वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। और सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि हम सब कह देते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन सही रूप में हम बाबा साहब को तो मानते, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। अभी बहन कह रही थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाहे हम किसी भी महान पुरुष की बात कर ले, जिस तरह से माता सावित्रीबाई फूले हैं, पूरा का पूरा जीवन उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें भी तमाम तरह के ताने झेलने पड़े, गोबर कीचड़ लोगों ने उनके ऊपर फेंका, तो क्या वो रुक गई? नहीं रुकी ना। तो क्रांति जब जब आप करने निकलोगे तो विरोध भी होगा, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम सही काम कर रहे हैं, हम समाज की महिलाओं को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो चाहे सामने वाला हमारा कितना ही विरोध करे, हमें रुकना नहीं है। तो इसी कड़ी में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन पर। क्योंकि आज अगर मैं किसी भी समस्या की बात करूं, चाहे मैं बहन बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण की बात करूं, या राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं है उसकी बात करूं, या समान वेतन की बात करूं, या पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर जो अधिकार मिलना चाहिए उसकी बात करूं, या जिस तरह से मणिपुर जैसी विभत्स घटना हुई उसकी बात करूं, या हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का प्रकरण हुआ उसकी बात करूं, या अभी वर्तमान में पिछले दिनों जिस तरह से कंझावला कांड हुआ उसकी बात करूं। ये सारी चीजें आखिर आ कहां से रही हैं? कभी हमने सोचा? क्योंकि मेरी बहनों, ये कहीं ना कहीं ये उस संस्कृति की देन है जो आपके दिमाग पर ताला लगाकर बैठी हुई है, जिसने आपको इस तरह के अनाप शनाप चीजों को तो मानने के लिए प्रेरित कर दिया, विवश कर दिया, और आपको कर्मकांड, पूजा पाठ, आडंबर में इतनी बुरी तरह से उलझा दिया कि आप उससे बाहर निकलकर अपना भला भी नहीं सोच पा रही हैं। तो अगर मैं सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करूं तो सांस्कृतिक परिवर्तन 3 तरह से होता है, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप महिलाएं हैं और महिला सम्मान आज हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो महिलाओं की ये ड्यूटी बन जाती है कि वह किस तरह से परिवर्तन लाएंगी। तो मेरी बहनों, सांस्कृतिक परिवर्तन में सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो है प्रतीकों का परिवर्तन। आजकल एक फैशन बन गया है
ये सभी की बात करूं, चाहे कोई अम्बेडकरवादी हो या बौद्धिस्ट हो या कोई भी हो, हमने अपने घर से देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें निकालकर किसकी रख ली? बाबा साहब की, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, या तमाम उन महान पुरुषों की जो हमारे अपने समाज से आते हैं। ऐसा किया है ना? लेकिन ईमानदारी से बताइए कि हमने सिर्फ मूर्तियों का तो परिवर्तन किया, तस्वीरों का तो परिवर्तन किया, लेकिन क्या हमने सही रूप से विचारों का परिवर्तन किया? हमने विचारों का परिवर्तन? किसी ने भी नहीं किया। और वही कारण है कि आज छोटी से लेकर एक बड़ी घटना तक आपके साथ में हो रही है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, हम ज्योतिबा फूले जी की जय जयकार कर लेते हैं, हम बहन जी की जय जयकार कर लेते हैं, हम तमाम बहुजन नायक नायिकाओं की जय जयकार कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जो विचार उन्होंने दिए, जो इतिहास उन्होंने दिया, जो साहित्य उन्होंने दिया, कि जाइए आप इसको पढ़िए, समझिए और सोचिए कि किस तरह से आपका भला हो सकता है, आपके परिवार का भला हो सकता है, आपके समाज का भला हो सकता है, आपके देश का भला हो सकता है। क्या कभी हमने वैचारिक परिवर्तन किया? हमने नहीं किया। और वही कारण है कि आज सत्ता पर बैठे हुए मुट्ठी भर लोग इतने बड़े तबके को आज भी कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर रख रहे हैं। हम समानता की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन सही रूप में जब समानता को चरितार्थ करने की बात आती है तो हम उससे कोसों दूर नजर आते हैं। अगर दूसरे सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करूं, क्योंकि ये बात करी मैंने प्रतीकों का, मूर्तियां उनकी निकालकर दूसरी रख ली, लेकिन उनके विचारों को हमने मनोसात नहीं किया। और दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, किस तरह का है? वो है रीति रिवाजों का और परंपराओं का परिवर्तन। और किस तरह के रीति रिवाज और किस तरह की परंपराएं? अगर मैं कल की ही बात करूं, 2 दिन पहले, परसों क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और एक त्योहार और था। क्या था? महाशिवरात्रि था ना। अब महाशिवरात्रि पर यहां पर बैठी कितनी महिलाओं ने व्रत किया था? ईमानदारी से बताना। घर में, परिवार में बहुत सारे लोगों ने किया होगा, किया है ना। लेकिन क्या हमने सोचा कि उस व्रत को हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या फायदा होने वाला है, या हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? तो क्या हमने सोचा? लेकिन हमने क्या सोचा कि पहले से लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हमें भी करना है। हमने उसका कोई लाभ और नुकसान नहीं देखा, लेकिन पहले से करते आ रहे हैं लोग, इसलिए हमने भी कर दिया।